यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके यहाँ पे लिखा गया है कि किस टोपोलॉजी में किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। यानी आपका जो स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें जो आपका एक कंप्यूटर होता है उसको किसी एक कंप्यूटर को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात किया गया आपका स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इनमें किसी एक नोड यानी किसी एक कंप्यूटर को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जो आपके बाकी कंप्यूटर होते हैं या जो आपके बाकी नोड होते हैं वो आपस में केंद्रीय हब द्वारा ही जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है इसमें आपका जो विभिन्न नोड होते हैं या विभिन्न आपके जो कंप्यूटर होते हैं या टर्मिनल होते हैं वो आपस में सीधा संपर्क स्थापित ना करके वो कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। यानी किस कंप्यूटर द्वारा? आपके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। आपका जो स्टार टोपोलॉजी होता है वो आपके स्टार जैसा होता है। यहाँ पे आपके जो बीच वाला कंप्यूटर होता है इसी को आपका होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। बाकी आपके जो कंप्यूटर हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 ये सभी क्या हैं? बाकी अन्य कंप्यूटर हैं जो आपके मेन कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। यानी यहाँ पे जी का मीनिंग पूछा जा रहा है कि जी का मीनिंग होता क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी आपका जनरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2G आता है, 3G आता है, 4G, 5G, तो यहाँ पे आपका जो जी का मतलब होता है वो आपका जनरेशन का मतलब होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि इंटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त विभिन्न हार्डवेयर उपकरण क्या कहलाते हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहलाते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि किस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो बस टोपोलॉजी होता है इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका बात किया गया आपका बस टोपोलॉजी के बारे में। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बस टोपोलॉजी में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसमें आपका एक केबल होता है जिसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, और इसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके सारे नोड या सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे कि आपका बस टोपोलॉजी का आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो आपकी पतली सी लाइन है इसे क्या कहा जाता है? आपका ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो आपके पीले कलर में लिखा गया है नोड 1 है, नोड V है, नोड C है, नोड D है और नोड E है, ये सभी क्या है? आपके नोड हैं या ये सभी आपके कंप्यूटर हैं। ये सभी कंप्यूटर आपके ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा सभी नोड द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। यानी किसी भी थ्रू से अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सभी नोड के पास डाटा पहुंच जाता है। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, जैसा कि आपका सवाल में पूछा गया था। अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि लैन में मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे सवाल बहुत बार बन के आता है कि लाइन का प्रयोग मुख्यतः किस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बस टोपोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि बस टोपोलॉजी में समानता ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे।
5वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से इंटर नेटवर्किंग टूल के उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। यानी इंटर नेटवर्किंग टूल्स के आपके जो एग्जाम्पल हैं, आपके ब्रिज भी है, राउटर भी है, गेटवे हैं, ये सभी क्या हैं, आपके इसके एग्जाम्पल हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 6वां सवाल आपका लिखा गया है कि ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ब्लूटूथ का आपका जो मैक्सिमम रेंज होता है आपका 10 मीटर होता है। तो ब्लूटूथ से आपका जो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉब हडसन हो जाएगा। यानी जॉब हडसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था। तो ब्लूटूथ के बारे में इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल आपका लिखा गया है कि किस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। यानी आपका जो बस टोपोलॉजी होता है वो आपका बस की तरह होता है। इसके दो पॉइंट को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो आपका एक सर्किल बन जाता है। तो आपका क्या बन जाता है, वो रिंग टोपोलॉजी बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार टोपोलॉजी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बस टोपोलॉजी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके रिंग टोपोलॉजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि सभी नोड यानी आपके सभी कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पे चित्र द्वारा आप देख सकते हैं, जो आपका नोड ए है, नोड बी है, सी है, डी है, ई है, ये सभी कंप्यूटर आपस में रिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है यहाँ पे कि बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ देने से आपका रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आपका रिंग टोपोलॉजी कैसे कार्य करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आपका जो प्रत्येक नोड होता है या आपका जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो अपने नज़दीक वाले नोड या नज़दीक वाले कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है। अगर वह डाटा उसके लिए होता है तो वह उसका उपयोग करता है, अन्यथा उसे अगले नोड या अगले कंप्यूटर को भेज देता है। इसी प्रकार आपका रिंग टोपोलॉजी कार्य करता है। जैसा कि आपका चित्र में आपका दिया गया है, मान लेते हैं कोई डाटा यहाँ पे नोड ए के पास आता है और वह डाटा किसके लिए है, नोड सी के लिए है। तो वह डाटा सबसे पहले किसके पास जाएगा, नोड बी के लिए जाएगा। बी चेक करेगा वह डाटा किसके लिए है। अगर डाटा बी के लिए होगा तो डाटा अपने पास रख लेगा। अगर डाटा सी के लिए होगा तो वह डाटा क्या करेगा, सी के पास सेंड कर देगा। इसी प्रकार रिंग टोपोलॉजी आपका काम करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका प्रत्येक नोड होता है या आपका प्रत्येक कंप्यूटर होता है उसके साथ रिपीटर लगा होता है जो सूचनाओं को पुनः प्रेषित कर सकता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसमें जो आपका सूचना का संचारण होता है वो एक ही दिशा में होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 8वां सवाल आपका लिखा गया है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट को हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब यहाँ पे बात किया गया है आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट पे आपका लिखा गया है कि यह एक आपका डिवाइस होता है जो कि आपका विभिन्न उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग कर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। इसके लिए आपका रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। परंतु आपका जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का जो दूसरा छोर होता है वो राउटर के सहारे नेटवर्क बैकबोन से जुड़ा हो सकता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि जो आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है उसको हॉट स्पॉट भी
कहा जाता है, जैसा कि आपका सवाल में आया था। अब यहाँ पे हॉट स्पॉट कहा जाता है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि हॉट स्पॉट आपका वह स्थान होता है जहाँ से वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नवा सवाल आपका लिखा गया है कि वह हब जो डाटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी वह हब जो डाटा स्थानांतरण या ट्रांसफर के लिए केवल आपका मार्ग प्रदान करता है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका पैसिव हब कहलाता है। अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करते हैं आपका कि इंटेलिजेंट हब और स्विचिंग हब किसे कहा जाता है। साथ में आपका ये भी चर्चा करेंगे आपका इंटर नेटवर्किंग क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग टूल्स किसे कहा जाता है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके इंटर नेटवर्किंग के बारे में। तो इसमें आपका लिखा गया है कि अलग अलग प्रोटोकॉल तथा टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ने तथा उनके बीच डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, इंटर नेटवर्किंग कहलाती है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपका इंटर नेटवर्किंग टूल्स किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त विभिन्न आपका जो हार्डवेयर उपकरण होता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहलाते हैं। अभी इसी टूल्स के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। जो आपका सबसे पहला टूल्स होता है आपका वो होता है आपका हब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हब के बारे में समझ लेते हैं। तो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। जो आपका हब होता है, हब द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डाटा का आदान प्रदान हो सके। अब यहाँ पे जो आपका हब होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, आपका पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब, आपका स्विचिंग हब। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके पैसिव हब के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वह हब जो डाटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है वो आपका क्या कहलाएगा, पैसिव हब कहलाएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके इंटेलिजेंट हब के बारे में। तो लिखा गया है यदि जो आपका हब होता है डाटा स्थानांतरण के दौरान मार्ग प्रदान करने के अतिरिक्त डाटा को मॉनिटर भी करता है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटेलिजेंट हब कहलाता है। यानी ये क्या कर रहा है कि आपको डाटा के लिए मार्ग भी प्रदान कर रहा है और उसे मॉनिटर भी कर रहा है, इसलिए इसे इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके स्विचिंग हब के बारे में। तो इसमें लिखा गया है कि जब हब डाटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को उचित मार्ग पर प्रेषित करता है तो आपका क्या कहलाता है, स्विचिंग हब कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 10वां सवाल आपका लिखा गया है कि ओरेकल है, यानी पूछा जा रहा है कि ओरेकल आपका क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, यानी ओरेकल आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 11वां सवाल आपका लिखा गया है कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, मेश टोपोलॉजी आपका कैसे वर्क करता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेश टोपोलॉजी में आपका सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड या प्रत्येक कंप्यूटर आपका डाटा स्थानांतरण करता है तथा आपका जो डाटा संरचना में सहायक होता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसमें कोई भी कंप्यूटर आपका होस्ट या कंप्यूटर नहीं होता है, यानी आपका होस्ट यानी मेन कंप्यूटर आपके मेश टोपोलॉजी में
कोई नहीं होता है। अब आपका जो मेश टोपोलॉजी होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका पूर्ण मेश टोपोलॉजी, दूसरा आपका आंशिक मेश टोपोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपके पूर्ण मेश टोपोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके पूर्ण मेश टोपोलॉजी में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड या आपका जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क के अन्य सभी नोड यानी अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क के निर्माण में किया जाता है। आपका जो प्रत्येक नोड होता है या प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो अपना डाटा भेजने के अलावा दूसरे नोड यानी दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को भी आगे भेजने में सक्षम होते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं आपके आंशिक मेश टोपोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आंशिक मेश टोपोलॉजी में कम से कम एक नोड नेटवर्क या एक कंप्यूटर नेटवर्क के प्रत्येक नोड या प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जबकि आपके जो अन्य नोड या अन्य कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जुड़े हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया आपका आंशिक मेश टोपोलॉजी रखा गया है। तो मेश टोपोलॉजी के बारे में इतना सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मेश टोपोलॉजी के डायग्राम को यहाँ पे देख लेते हैं। मेश टोपोलॉजी का आपका डायग्राम इसी तरह होता है। आपका जो नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, नोड ई होता है, ये सभी आपके कंप्यूटर होते हैं और ये सभी डाटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका मेश टोपोलॉजी होता है। तो मेश टोपोलॉजी में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 12वां सवाल आपका लिखा गया है कि NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, यानी NIC का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। इसमें नेटवर्क केबल जोड़ने के लिए आपका जैक बना होता है। यह कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच में संपर्क स्थापित करता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी तथा प्रोटोकॉल के लिए नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है वो भी आपका अलग अलग होता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक विशेष मैक एड्रेस होता है जो कि कार्ड निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात किया गया आपका मैक एड्रेस के बारे में। तो मैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें आपका अगला पॉइंट लिखा गया है कि नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक नोड या प्रत्येक कंप्यूटर अपने मैक एड्रेस से ही पहचाना जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 13वां सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से किसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यानी आपका जो नेटवर्क गेटवे होता है इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात किया गया है आपका स्विच के बारे में और ब्रिज के बारे में और नेटवर्क गेटवे के बारे में। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे आपके स्विच के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्विच आपका एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि स्विच किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डाटा को छांटकर सही मार्ग पर प्रेषित करता है। इसके लिए कंप्यूटर के मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। जैसा कि अभी मैक एड्रेस के बारे में बता चुका हूँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्विच के बारे में इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके ब्रिज के बारे में।
ब्रिज में आपका लिखा गया है कि ब्रिज आपका एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो लाइन को आपस में जोड़ता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, यह प्रत्येक डाटा पैकेज की जांच कर उन्हें उसी लाइन में भेजता है जिसके लिए डाटा बना होता है। इस प्रकार जो आपका ब्रिज होता है नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो ब्रिज में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आपके नेटवर्क गेटवे के बारे में। तो इसमें लिखा गया है कि यह अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क या दो लाइन को आपस में जोड़ता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है, आपका जो नेटवर्क गेटवे का जो काम होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय में किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि आपके नेटवर्क गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है, जैसा कि आपका अभी सवाल में पूछा गया था। तो इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 14वां सवाल आपका लिखा गया है कि WLL का पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वायरलेस इन लोकल लूप होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसके द्वारा आवाज़ तथा डाटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 15वां सवाल आपका लिखा गया है कि सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, यानी किसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, यानी रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपके रिपीटर के बारे में और राउटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आपके रिपीटर के बारे में। तो रिपीटर में आपका लिखा गया है कि नेटवर्क में डाटा संकेतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे क्या होता है डाटा संकेतों में ह्रास संभव होता है। लंबी दूरी तक डाटा संकेतों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए या ट्रांसमिशन लाइन में ह्रास से निपटने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। जो आपका एम्पलीफाई का काम होता है वही आपका रिपीटर करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि रिपीटर आपका एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम में डाटा संकेत लेकर उन्हें एम्पलीफाई करता है तथा पुनः संचार माध्यम पर भेजता है, और यही काम आपका हो जाता है आपका रिपीटर का। तो रिपीटर के बारे में इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आपके राउटर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम आपका राउटर करता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि राउटर सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डाटा पैकेट्स पे जो आपके अंकित पते होते हैं उस पते की जांच करता है तथा उसे सही दिशा में प्रेषित करता है। इसके लिए आपका राउटिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि राउटर नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है। तो इस सवाल में इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे गए थे उनके जवाब की तरफ। यहाँ पे आप कल कर लीजिएगा, क्योंकि कल का जो आपका सवाल था वो आपका सवाल ये था कि पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यानी ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी प्लेटफॉर्म से मुक्त होता है वो आपका पोर्टेबल प्रोग्राम कहलाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल आपका ये है कि बिट का पूर्ण रूप क्या है, यानी बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।